हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अपनी सी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं सी के लिए कॉन्सेप्ट पहले आपको स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूं कि हाउ टू मैनेज द सी प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ थिंग, एंड सेकंड ऑफ थिंग कि उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो क्यों लगी होती हैं, और सी को हम कैसे प्रॉपर बना सकते हैं, उसका प्रोग्राम देव सी में कैसे बना सकते हैं, और अगर हम टर्बो सी में बनाए तो कैसे बना सकते हैं। सी को देखिए डेनिस रिची ने बनाया था। डेनिस रिची ने इसका इन्वेंशन किया था, और इससे पहले और भी लैंग्वेजेस आई, लेकिन वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं थी। उनमें कहीं ना कहीं से फीचर्स की प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं से उसमें प्रॉब्लम थी फीचर्स के अलावा अच्छी प्रोग्रामिंग की। तो अगर एक अच्छी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत थी उस समय, तो जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सी को बनाया गया। तो डेनिस रिची इसके फाउंडर थे। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सी का देखिए एक प्राइमरी प्रोग्राम मैं बनाता हूँ। पहले मैं उनसे एक एक चीज़ को एनालाइज करता हूँ, जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच एंड वाइट मेन एंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। एक जोड़ का प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ए में मैं पहले से वैल्यू पुट कर देता हूँ, जैसे मैंने 5 पुट करी, और बी के अंदर मैंने 6 पुट करी, और सी के अंदर मैंने ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। और मैंने सी को प्रिंट करा दिया। प्रिंट एफ और %d एंड देन सी, और मैं यहाँ गेट सी एच फंक्शन लगाता हूँ। देखिए अब इसमें एक एक कंपोनेंट कैसे क्यों लिखे गए हैं, उनका रीजन क्या है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा शुरुआत में इसमें दिया गया है हेडर फाइल्स के बारे में। तो अगर हम लोग हेडर फाइल्स की बात करें तो हेडर फाइल्स क्या करती है, कैसे उसका वर्क होता है, ये सारी बातें जो हैं हमारे सामने आएंगी निकल करके। तो देखिए जिसमें हेडर फाइल्स अगर रखी गई है तो उसका कारण क्या है, ये वगैरह वगैरह। तो इसमें अगर हम हैश इंक्लूड की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो इसमें हैश इंक्लूड जो है, इसमें हैश कंपोनेंट अलग है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होता है। जो ये जो हैश है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, ठीक है। जिसमें से इंक्लूड और ये टैग ये अलग होते हैं। ये मैक्रोस के चैप्टर में इसके बारे में बताया जाएगा हमें। हैश इंक्लूड, इसका इन्वॉल्वमेंट मैक्रो के चैप्टर में है। फिर इसके अलावा इसमें 2 हेडर फाइल्स यूज की गई, स्टूडियो और कोनियो, ठीक है। तो स्टूडियो को मैं डिफाइन करना चाहूंगा। स्टूडियो का सेंस होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। और कोनियो को डिफाइन किया गया है, डॉट एच का मतलब डॉट हेडर। कोनियो को डिफाइन किया गया है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट डॉट हेडर। तो ये फुल फॉर्म्स मैंने इस हेडर फाइल्स के लिखे। और हेडर फाइल्स का वर्क होता है टू सपोर्ट द फंक्शन को सपोर्ट करना। अब देखिए फंक्शन कहां कहां पे है इसमें। जैसे ये फंक्शन की पहचान होती है ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगे होते हैं, ये फंक्शन। जैसे इसमें एक मेन फंक्शन है,
इसके अलावा देखिए प्रिंट एफ के साथ ये लगाया गया है, ये ब्रैकेट, ये प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। ये गेट सी एच कंसोल फंक्शन है, यानी सी ऑलमोस्ट फंक्शन पे बेस्ड है। सी में ज्यादा से ज्यादा फंक्शन का यूज किया जाता है। तो अगर हम सी की बात करें तो सी में ज्यादा से ज्यादा फंक्शन का यूज किया जाता है। और अगर हम सी के फंक्शन की बात करें तो ये मैंने कुछ फंक्शन इसमें दिए हैं, लेकिन सी में बहुत सारे फंक्शन यूज होते हैं। अब इसमें मैं यहां आता हूं, वाइड एक कीवर्ड है, ठीक है। अब तो नई वाली सी में इंट मेन भी लोग लिख देते हैं। वाइड एक कीवर्ड है। मेन जो है, मेन के लिए पूछा जाता है मेन कैसा फंक्शन है, स्टैंडर्ड या यूजर डिफाइंड। तो देखिए फंक्शन दो तरह के होते हैं, कि स्टैंडर्ड एक यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड वो फंक्शन होता है जिसका नाम और काम दोनों यूजर डिसाइड करता है, और स्टैंडर्ड फंक्शन वो होते हैं जिनका नाम और काम दोनों पहले से डिसाइडेड होते हैं। देखिए यहाँ पे मेन है, कभी मेन का नाम नहीं बदलता तो लोग सोचते हैं कि मेन स्टैंडर्ड फंक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन का ब्लॉक ये शुरू होता है और मेन का ब्लॉक ये खत्म होता है, और मेन के अंदर जो भी काम है, जैसे अभी मैं जोड़ का काम कर रहा हूँ, कल को मैं घटाने का करूंगा, तो यानी इसका जो काम है वो एक यूजर डिसाइड कर रहा है। तो इसलिए मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन माना गया। और इसका एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है कि मेन स्टैंडर्ड फंक्शन है या यूजर डिफाइंड। तो मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसका नाम नहीं बदल सकते, एक्सेप्शन है, लेकिन इसके अंदर का जो काम है वो हमेशा हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, और जिस फंक्शन का नाम और काम यूजर डिसाइड करता है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। इसीलिए मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक। और इसके अलावा इसमें यूज होता है इंट। इंट जो है वो एक डेटा टाइप है। इंट जो है वो एक डेटा टाइप है। तो सी के अंदर कई तरह के डेटा टाइप यूज होते हैं। डेटा टाइप्स का सेंस होता है कि उस लैंग्वेज के अंदर हम कितनी तरह की डिटेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हम कितनी तरह की डिटेल हम लोग इस लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी तरह की डिटेल्स को हम इस लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे इंटीजर, इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट जगह कवर करता है, कहीं कहीं पे 4 बाइट भी शो करता है। लॉन्ग इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर दो तरह के होते हैं, 2 बाइट जगह कवर करता है। उसकी रेंज होती है 32,768 से लेकर के 32,767 तक। ओके। और ये मेमोरी में जो है 2 बाइट जगह कवर करता है, यानी जब भी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू इनके बीच की लेनी होगी तो हम इंटीजर लेंगे। इंटीजर के अलावा और भी यूज होते हैं। फ्लोट यूज होता है। फ्लोट डेसिमल वैल्यू लेता है, डेसिमल के 6 डिजिट तक, ठीक है। फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट जगह कवर करता है, ठीक है। लॉन्ग इंट लेता है। लॉन्ग इंट जो है मेमोरी में 4 बाइट जगह कवर करता है। ये 2 अरब तक वैल्यू स्टोर करता है, 2 अरब से भी बड़ी, 2 अरब 19 करोड़ 17 करोड़ कुछ इस तरह से लॉन्ग इंटीजर होता है। ये भी 4 बाइट लेता है। डबल यूज होता है। डबल जो है 8 बाइट लेता है और 10 बाइट भी लेता है, यानी 10 बाइट्स भी लेता है, ठीक है। 10 बाइट लॉन्ग डबल जो होता है, लॉन्ग फ्लोट, उसमें 10 बाइट्स भी जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रेंजेस में डेटा टाइप यूज होता है, यानी जो इनकी रेंजेस हैं हम उसी रेंजेस की वैल्यू के हिसाब से इसको लेंगे और डिसाइड करेंगे। जैसे अगर मुझे कैरेक्टर वैल्यू लेनी है तो मैं कैरेक्टर डेटा टाइप ले सकता हूँ, यानी जैसे कोई सिंगल कैरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, इस तरह से कोई कैरेक्टर डेटा टाइप भी ले सकते हैं। ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मेमोरी में टेम्परेरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसके अंदर ये वेरिएबल्स टेम्परेरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ताकि जब हम कोई वैल्यू भरें, जैसे हमने ए के अंदर 5 भरी तो 5 इसके अंदर चली गई, बी के अंदर 6 भरी तो 6 इसके अंदर चली गई, फिर मैंने सी के अंदर ए प्लस बी किया तो ए और प्लस बी होने के बाद 11 आया तो 11 सी के अंदर चली गई। तो अगर ये ए बी सी मेमोरी में जगह नहीं कवर करते तो ये वैल्यू इनके अंदर स्टोर नहीं हो पाती। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये मेमोरी में टेम्परेरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी जितनी देर प्रोग्राम स्क्रीन पे खुला रहेगा उतनी देर ये वेरिएबल मेमोरी में जगह कवर करके रखेंगे। और इन्होंने ये 5, 6 और ये 11 यानी 11 इसकी जगह कवर की है। तो मैंने पहले ए में 5 डाला, ये 5 चला गया, और ये 6 डाला, यहाँ पे 6 चला गया, और ए प्लस बी किया तो 6 5 कितना हो गया 11, सी के अंदर 11 आ गया। अब सी का जो रिजल्ट है इसको स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए हमने प्रिंट एफ किया है, क्योंकि प्रिंट एफ एक प्रिंट स्टेटमेंट है और प्रिंट स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट कराने का काम करती है। तो इसने स्क्रीन पे ये स्टेटमेंट प्रिंट कराया। और परसेंट डी क्या है इसका? परसेंट डी एक्चुअल में प्रिंट फॉर्मेट है। इंटीजर का प्रिंट फॉर्मेट परसेंट डी होता है, ठीक है।
प्रिंट फॉर्मेट इंटीजर का %d होता है और फ्लोट का %f होता है, लॉन्ग का %ld होता है, कैरेक्टर का %c होता है। तो अलग अलग होते हैं कई सारे, ठीक है। अब यहां मैंने 5 भरा है, 6 भरा है, इसका रिजल्ट 11 आया। तो 11 से किसी भी यूजर को कोई फायदा नहीं होगा। वो मेरा प्रोग्राम क्यों यूज करेगा? सोचिए, मैंने प्रोग्राम बनाया, मैं प्रोग्रामर हूं और मैंने ये प्रोग्राम बना के किसी को दिया, उसने इसका रिजल्ट देखा तो 11 आया। उसके किस काम का? किसी काम का नहीं। एक यूजर चाहता है कि प्रोग्राम को ऐसे बनाए जिसमें प्रोग्राम के अंदर वैल्यू यूजर डाल सके और वो यूज कर सके। तो अगर हमें यूजर से वैल्यू लेनी है तो ऐसी कंडीशन में हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, स्कैनएफ फंक्शन। अब स्कैनएफ फंक्शन को देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं। स्कैनएफ फंक्शन को हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ही लगाते हैं। पहले हम एक मैसेज देंगे ताकि जब ये प्रोग्राम रन हो तो यूजर को मैसेज मिले। मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाला, प्रिंट एफ प्लीज एंटर द 2 वैल्यूज, please enter the 2 values, and then after मैंने scanf किया, %d 2 वैल्यू लेनी है तो मैं 2 बार %d लगाऊंगा कि 2 इंटीजर वैल्यू लेनी है। इंटीजर वैल्यू की वजह से, क्योंकि मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है और इंटीजर का प्रिंट फॉर्मेट क्या होता है? %d, इसलिए मैंने यहाँ %d 2 बार लगाया। अगर मैं फ्लोट लेता तो मैं यहाँ %f लगाता, अगर मैं कैरेक्टर लेता तो मैं %c लगाता। फिर मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा और यहाँ कॉमा लगाया और m%a, m%b, मैंने दोनों के लिए वैल्यू। m% एक एड्रेस ऑपरेटर है जो मेमोरी में एड्रेस कवर करने का काम करता है, ठीक है। a का एड्रेस और b का एड्रेस, जिसकी वजह से कल को जब यूजर वैल्यू डालेगा तो वो इन्हीं जगहों पे जाकर स्टोर होगी। फिर c के अंदर मैंने a+b किया एंड देन आफ्टर मैंने प्रिंट एफ करके मैंने जब सी को प्रिंट कराया तो स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने वैल्यू नहीं डाली है। तो जब मैं इसको रन कराऊंगा, यानी कि यूजर के उससे, जैसे यूजर को मैंने दिया, यूजर ने इसको रन कराया, तो जब यूजर रन कराएगा तो उससे ए और बी की वैल्यू लेगा और ए और बी की वैल्यू कुछ भी डालेगा यूजर। जैसे मान लीजिए स्क्रीन आई ऐसे और यहाँ पे मैसेज आएगा, प्लीज एंटर द 2 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू के लिए वो 5 और इंटर मार के 6 डालेगा। जैसे इंटर मारेगा तो यहाँ पे 11 उसको मिलेगा। अच्छा, अगर ये देव सी में आप कर रहे हैं तो वाइड, एक तो हैश कोनियो नहीं लगता और वाइड की जगह इंट मेन लग जाता है यहाँ पे, इंट मेन, और गेट ch फंक्शन का यूज नहीं होता क्योंकि वो कंसोल खुद ही कर लेता है। तो ये आप देव सी में ऐसे बनाएंगे इसको, हैश इंक्लूड studio.h इंट मेन करली ब्रैकेट एंड देन इंटीजर abc, जोड़ का प्रोग्राम है सिंपल। प्रिंट एफ मैंने कहा प्लीज एंटर द वैल्यूज, 2 वैल्यूज, स्कैनएफ %d इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा m%a, m%b सेमीकोलन, और सी के अंदर मैंने a+b किया और प्रिंट एफ में मैंने इसको प्रिंट कराया और करली ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो इसका भी रिजल्ट यही आएगा, लेकिन ये देव सी में ऐसे बनाते हैं और जो पहले वाला फॉर्मेट था वो टर्बो सी के लिए था। तो ये एक सिंपल जोड़ का प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको बताया कि स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, प्रिंट एफ का करता है। अब स्कैनएफ फंक्शन का काम था यूजर से ये वैल्यू लेना। जब मैं पहले वैल्यू डाल दे रहा था तब मैं स्कैनएफ नहीं लगा रहा था, फिर उससे किसी को कोई फायदा नहीं था। अब मैंने एक स्कैनएफ फंक्शन लगाया, इसका बेनिफिट क्या है? प्रोग्राम में जिसको दूंगा जब वो रन कराएगा तो वो अपनी वैल्यूज यहाँ पे डाल पाएगा, 15 डाल पाएगा, 16 डाल पाएगा और उसका रिजल्ट वो एंटर मारते ही पाएगा। जैसे यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, तो ये रिजल्ट वो कैसे पाया? अपनी वैल्यू डाल करके। कल को फिर से इसको कंपाइल कराएगा यानी रन कराएगा तो फिर से नई वैल्यू मांगेगा, ये वो नई वैल्यू डालकर इसके अंदर फिर से नई वैल्यू के अकॉर्डिंग रिजल्ट पा पाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने दोबारा वैल्यू डाल दी, तो ये हर बार कैसे वैल्यू डाल रहा है? क्योंकि मैंने स्कैनएफ फंक्शन लगाया। अगर यहाँ मैं अपनी वैल्यू डाल देता, स्कैनएफ नहीं लगाता, तो मेरी वैल्यू के रिजल्ट से यूजर को कोई फायदा नहीं होता। तो बेसिकली ये एक सिंपल जोड़ का कॉन्सेप्ट था प्रोग्राम का। जैसे अगर मैं इसके अलावा आपको बताता हूं कि अगर मैं तुमसे, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक लॉजिकल प्रोग्राम करते हैं कि एक यूजर जो है वो 3 डिजिट का कोई नंबर डालता है या कोई भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहता है। जैसे तो अगर वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ऐसे क्वेश्चन है, प्लीज फाइंड द
प्लीज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट का वो जो क्वेश्चन है इसका फार्मूला उसको आता हो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल यानी P मल्टीप्लाई रेट यानी R मल्टीप्लाई T यानी टाइम डिवाइड बाई 100। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको लें तो हमें वेरिएबल्स कौन से लेने पड़ेंगे, P, R और T और SI, क्योंकि SI के अंदर रिजल्ट आना है। इसमें से हम यूजर की वैल्यू कौन कौन सी लेंगे ये तो हमें निकालना है, यानी ये हमें चाहिए। और ये जो तीन वैल्यूज हैं ये हमें यूजर से लेनी है, यानी ये हम तीनों यूजर से लेने के लिए स्कैनएफ के अंदर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हैश इंक्लूड, मैं देवसी के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। इंट मेन एंड देन आफ्टर मैंने करली ब्रैकेट लगाया। यहां से मैं क्वेश्चन के मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, तो उसको ध्यान रखिएगा। इंट मेन मैंने लिखा एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पे फिर से लिखा इंटीजर। अब मुझे क्या क्या चाहिए था, PRTSI ये वेरिएबल्स चाहिए थे जो मेमोरी में जगह कवर करें क्योंकि मुझे यूज करना है। तो PRT, SI। और जब मैंने ये वेरिएबल्स ले लिए तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे SI निकालना है और मुझे PRT ये वैल्यू यूजर से चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया प्रिंट एफ पहचान जाएंगे ये एफ है, प्लीज एंटर द प्रिंसिपल कॉमा रेट कॉमा टाइम एंड देन आफ्टर इसके बाद मैंने स्कैन एफ किया, %d लगाया, %d लगाया और %d। आपने कहा 3 बार सर क्यों लगाया, क्योंकि मुझे P चाहिए, R चाहिए और T चाहिए, तो मैं 3 बार %d लगा रहा हूं। इनके बीच में कॉमा नहीं है, देखिए कॉमा लगाया M%P, M%R, M%T, यानी ये मैंने तीनों की वैल्यू ले ली। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, SI का फॉर्मूला लगाया, SI P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, और देखिए मैंने डिवाइड बाई इसको 100 कर दिया है, ऐसे फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो रिजल्ट जाहिर सी बात है जब रन होगा तो स्कैन ऐप से यूजर वैल्यू डालेगा, वैल्यू यहाँ पे आएगी, कैलकुलेट होगी और SI के अंदर रिजल्ट आएगा। तो मैं इसको ऐसे प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एफ %d और SI। इसके बाद मैं यहाँ पे गेट ch लगा दूंगा। अगर मैं वाइड मेन लगाता हूं ऊपर, तो अगर नहीं लगाता हूं तो यहीं तक रखूंगा एंड देन आफ्टर इसको बंद कर दूंगा। तो अभी आप गौर करें इसको, इस प्रोग्राम को, सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है। स्कैन एफ की वजह से जब ये रन होगा तो यूजर से ये वैल्यू मांगेगा प्रिंसिपल की, रेट की और टाइम की। तो मैसेज आएगा प्लीज इंटर द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। फिर इसके बाद यूजर अपना प्रिंसिपल रेट टाइम डालेगा। मान लीजिए यूजर ने डाला 1000, रेट डाला 5, टाइम डाला 3 और जैसे ही इंटर मारा तो इसका सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा वो यहाँ निकल करके आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका सिंपल इंटरेस्ट 150 आएगा, ठीक है, तो 150 निकल करके यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सी के प्रोग्राम्स बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे प्रोग्राम से थोड़ा सा आइडिया लगेगा सी का, और मैं अगले टर्न में इसको स्क्रीन पे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और सी की प्राइमरी क्लासेस में मैं जो भी पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा मैं उसको रिकॉर्ड करके आपको बता सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।